जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखिए। अवार्ड्स हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिए हैं। मेजर ध्यानचंद। जाफना प्रोविंस जो श्रीलंका में है उसका नाम चेंज हुआ है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे रिपब्लिक डे में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है एज अ चीफ गेस्ट अब बुलाए गए हैं भारत के गणतंत्र दिवस के लिए। ठीक है, ये सारे मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत में नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन हम क्या मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है प्रीवियसली इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2021 से पहले यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। अब जैसे कि हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जो है जनपित है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है। इसी तरह हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को स्पोर्ट्स अवार्ड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा है द्रोणाचार्य जो है ये कोचिज के लिए होता है। तीसरा है, पहले जो तीसरा अवार्ड होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में, वो तीसरा था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब उसकी जगह रिप्लेस हो गया है अर्जुन लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड। थर्ड ये हो गया। फोर्थ जो है वो अर्जुन अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड सबसे ज्यादा लोगों को दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कम लोगों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य भी एज पर अकॉर्डिंग टू कोचेज रहते हैं और ये जो मेजर ध्यानचंद है ये भी इस साल 4 लोगों को दिया गया है। कैटेगरी याद रखिएगा, सबका बना लो, आपको हमेशा टेबल बना लो सबके जितने भी भारत के मेजर अवार्ड्स हैं। ये आ गया स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, ये आ गया सिविलियन अवार्ड, ये भी क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग आती है। फिर आएगा गैलेंट्री अवार्ड, ये रैंकिंग भी आती है, नंबर 1 2 3 4 पे इसको लगाओ। ठीक है, स्पोर्ट्स में मेजर ध्यानचंद अवार्ड, सेकंड आता है द्रोणाचार्य, तीसरा आता है लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड, में शॉर्ट लिख रही हूं, ठीक है, और लास्ट में अर्जुना अवार्ड। एक बात देखिए, समझ आएगी तो अर्जुन का नाम आया तो इसलिए बता दूं। अगर हम भारत का इतिहास देखें, बिना पढ़े लिखा ऐसा कोई भी नहीं है अनपढ़ जिसने भारत का इतिहास बनाया हो। अगर राजा रामचंद्र की बात करें, वो भी अपने जब गुरुकुल में गए होंगे तो शिक्षा उनको दी गई, वेपन्स की शिक्षा भी उनको ही ट्रांसफर की गई। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो उन्होंने उन वेपन्स का यूज किया। मीन शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रहण करने की लाइफ में। फिर जब महाभारत हुई, अब अर्जुन जो था ना सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है अर्जुन करता था। शिक्षा के बिना आज वो महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। शिक्षा के साथ आपको 2 चीजें आती हैं, एक तो बुद्धि आती है, एक विजन बढ़ता है, तीसरा आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती है। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी परिणाम नहीं दे सकते। परिणाम तब आते हैं जब आप उस पर हार्ड वर्क करते हो, अदरवाइज तो जब रिजल्ट आता परिणाम आपको पता ही चल जाते हैं। ठीक है, सदियों से देखो जितने भी शूरवीर हुए हैं सब पढ़े लिखे हुए हैं। कोई अनपढ़ आपने कोई शूरवीर देखो कोई है? अकबर इज नॉट ए शूरवीर। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मेडिवल एंशिएंट भारत के इतिहास की बात करें।
ठीक है। भारत के इतिहास में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, कनिष्का है, चंद्रगुप्त है, जितने भी लोग हैं सबने बहुत नॉलेज गेन की हुई थी। बहुत सारे राजस्थान के ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे राजा रहे हैं जिनको साइंसेस आती थी। आज साउथ इंडिया के टेम्पल्स देख लो, साइंसेस के ऊपर है, ठीक है। अभी तक बहुत सारे साइंस दानों को भी नहीं पता ये टेम्पल कैसा बनाया गया है। कुछ टेम्पल बिना बीम के हैं, बेस के हैं, बिना पढ़ाई के नहीं आते, ठीक है। इसीलिए आप चाहे जो मर्जी कर लो, एमसीक्यू से पढ़ाई नहीं होती है। जब भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना, बुक्स पढ़नी है, एमसीक्यूज मत करो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एमसीक्यू से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, बुक्स से होते हैं। अगर आप ज्ञान रट लो ना, ज्ञान की बुक भी, तब भी आपको कोई ऐसा नहीं एग्जाम है जो पास नहीं होगा। सिर्फ आपने कितने साल हो गया, आपको कितने दिन हो गया, ज्ञान के पेजेस काउंट कर लो, इतने दिन में हमने ये पेजेस करने हैं। अगर आप एक दिन में एक पेजेस भी करते हो, पॉलिटी का भी एक करते हो, तब भी मिला के आपके 30 डेज लगेंगे। 30 डेज में पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज्ञान की जितने आपके एग्जाम में चाहिए उतने ज्ञान में सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे लंबी बात हो जाएगी। अर्जुन को देख, बिना पढ़ाई के अस्तित्व नहीं है, नहीं तो शुद्रा ही बनेंगे। शुद्रा आज ऐसे नहीं था, क्योंकि शुद्रा उसको बनाया जाता था जिसको कुछ नहीं आता था, ठीक है। ये डिवीजन जो वर्णा की डिवीजन हुई, इस हिसाब से नहीं हुई होगी कि ये कास्ट वाइज हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। जिसको नॉलेज नहीं गेन कर सकता था, जिसको लड़ाई युद्ध नहीं करना आता था, जिसको ट्रेड करना नहीं आता था, अब उस व्यक्ति को भी तो अपना अर्निंग करना ना, लाइवलीहुड देना है, तो इसलिए उसको शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था, ताकि वो कोई भी छोटा, जैसे कि गार्डनिंग कर ले, ठीक है, माली बन जाए, कॉबलर बन जाए, नाई बार्बर बन जाए, इस तरह की कैटेगरीज उनको दी गई थी। जो अटेन करता है विद्या उसको ब्राह्मण बोलते थे। बाद में ये थोड़ा हाईलाइट हो गया, अलग कैटेगरी बन गई, पर ऐसा जब ये 4 कैटेगरीज बनाई गई होंगी, इस तरह नहीं बनाई होंगी, ठीक है। अब सिविलियंस में देखो, भारत रत्न, भारत विभूषण, अखिल जी आज आप बहुत हिल रहे हैं, थोड़े शूज को कम मारे। भारत भूषण, देखो वी जो है ना ऊपर है, सेकंड में भारत विभूषण, भारत भूषण, और लास्ट वन इज, फिर हिल रहा है, पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। गैलेंट्री में परमवीर चक्र, इसका परम महावीर है, पहले परम फिर महावीर, फिर आता है अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है, शौर्य या कीर्ति, ये अकॉर्डिंग टू नंबर। सेना मेडल भी है नीचे, क्या सेना मेडल लास्ट में, सेना वो अलग से आएगा। गैलेंट्री वो भी अवार्ड है, पर ये गैलेंट्री अवार्ड में ये गैलेंट्री अवार्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वॉरियर, एक जो पीस मेंटेन उनके लिए, ठीक है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद 2023 में सात्विक साईराज और दूसरा कौन था, चिराग शेट्टी, या दोनों लिख लो, ये दोनों चिराग शेट्टी, ये चिराग शेट्टी एंड सात्विक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सात्विक साईराज रेड्डी, ठीक है। इन दोनों को 2023 के लिए मिला था। 24 में 4 लोगों को दिया गया, मनु बाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड 4th वन इज प्रवीण कुमार। आप देखो मेजर मनु बाकर ये पहली भारतीय बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लाई, ठीक है। शी द ओनली इंडियन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन भी बनता है। ओनली फीमेल इंडियन है जिसने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। दूसरा आता है पैरा ओलंपिक्स में, बहुत सारी हैं, पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारे हैं, बट जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं
उसमें मनु भाकर ने ये रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा था डी गुकेश। डी गुकेश यंगेस्ट प्लेयर हैं, ये ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली इन्होंने जीती है और ये क्या बन गया, सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जिनको राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे विश्वनाथन आनंद फर्स्ट है, यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड। ये भी याद रखिएगा। भारत रत्न पहले स्पोर्ट्स प्लेयर है भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर, और विश्वनाथन आनंद जो है पहले भारतीय हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और डी गुकेश जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। और विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, प्लेयर्स में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है इस साल के 2024 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं किसके, हॉकी के, ये भी याद रखिएगा। और हरमनप्रीत सिंह ने लगातार 2020 टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया, और ये भारत इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। इंडियन हॉकी टीम ने टोटल 8 गोल्ड जीते हैं किसमें, हॉकी में, ये भी याद रखिएगा। और टोटल जो हॉकी मेडल जीते ओलंपिक्स में हॉकी में सबसे ज्यादा जीते हैं 30। कितने हैं, 30। प्रवीण कुमार रिसेंटली हायर जंपर हैं, इन्होंने भी पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ये सारे ही याद रखने हैं, और 2 ये पिछले साल के। हो सकता है आपको ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है विश्वनाथन आनंद से है, एक क्वेश्चन आता ही आता है जब भी कोई एग्जाम है, क्योंकि एसआई का आपका लिमिटेड है, जेकेपी एसआई का लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड जो रहेंगे टफ रहेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने चेंज किया है पैटर्न, पहले तो आईएएस केएस वाले भी सारे एसआई का एग्जाम देते थे, क्योंकि उनकी जीएस होती थी 98 100 120 क्वेश्चन तो जीएस से हो जाते थे। 120 जिसने कर लिए 30 बचे, वो रीजनिंग तो लड्डू आती थी। ठीक है, इसका मतलब अब ये पेपर अच्छा है, एसआई का पेपर बहुत अच्छा है। जिसने भी ये थिंक टैंक का टीम बैठी है उसने बहुत अच्छा किया है। और आपने जब भी तैयारी करनी है जीकेपी एसआई की, पुडुचेरी और दिल्ली में जो मैथ पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग याद रखनी है सारी चीज, क्योंकि आप रिसेंटली जो कांस्टेबल का पेपर होता है उसमें भी मैंने आपको बोला दिल्ली और पुडुचेरी के हिसाब से पेपर आएगा। नहीं तो जेएनके का जो लेवल है उस लेवल से पेपर नहीं था, क्योंकि जेएनके का थोड़ा लेवल इजी होता है। अर्जुन अवार्ड 32 एथलीट्स को दिए गए हैं, उसमें से 17 पैरा ओलंपियन है। ठीक है, 29 मेडल जो है पैरा ओलंपियंस ने इस साल 29 मेडल पैरा ओलंपिक्स में भारत ने जीते हैं, और 7 जो है 6 या 7 जो है पेरिस ओलंपिक्स में नॉर्मल लोगों ने लाया है। लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मुरलीकांत राजा राम पाठक को दिया गया है। किसको दिया गया है, मुरली राम राजा राम पाठक। ये जो मुरली राम है एक चंदू चैंपियन मूवी है ना, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, जिसको कार्तिक आर्यन ने प्रेजेंट किया था, ये वो है। ठीक है, प्रणव शर्मा, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी में है, एक रेगुलर है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी है। रेगुलर में दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सांगवान एंड सुभाष राणा, इन तीनों को दिया गया है। और लाइफ टाइम जो द्रोणाचार्य दिया गया है एस मुरलीधरन, अर्मेंडो एंगिलो कैलको फुटबॉल, ठीक है, इन दोनों को दिया गया। 5 लोग टोटल हैं, तो आपको ये भी याद रखना रेगुलर कौन से और जो लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको दिया गया, ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। राष्ट्रीय 17 जन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति भवन में नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के साथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी दी। ठीक है, इसके साथ ये अवार्ड्स भी दिए गए हैं। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लवली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें अनन्या खेलने गई थी, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इन सबको क्या दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम जो है भारत के पहले
एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनकी बुक भी याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना? हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी बुक, फ्रीडम ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, नहीं यही है इंडिया। तो अखिल कितना हिल रहा आज, मैम ये जिसके साथ ज्वाइन है तो वो हिल रहा था, तू हिल रहा है? मैं मैम सीधा हो रहा था कि लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। फ्रीडम, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मौलाना अबुल आजाद, और करंट जो है धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये भी याद रखिएगा। ये जम्मू के बच्चे ज्यादातर यही पढ़ने जाते हैं, लवली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव क्या क्या बोल रहा है? गुरु नानक देव। चलो अवार्ड्स, इस साल अभी ये रिसेंटली अवार्ड्स हैं, देखिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज जो है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये फ्राम, ये कहाँ से काम करती है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज जो है इसको दिया गया उर्वशी सिन्हा को। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन, अपर्णा सेन को। ये है आर के श्रीकंतन ट्रस्ट अवार्ड जो है, ये म्यूजिशियन से बिलोंग करते हैं, मृदंगस चलाते हैं, टीवी गोपाला कृष्ण को। गंगाधर नेशनल अवार्ड, नए नए अवार्ड आ जाते हैं, 4 अवार्ड यहाँ रखिए, सरस्वती ज्ञान, ये सारे मैग्सेसे, और पुलित्जर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, आपको ये सारे याद रखने हैं। ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर होता है, बड़े दिन चलता है, तो उनके पास मटेरियल थोड़ा कम हो जाता है, बट सारे नहीं आते, ठीक है। सरस्वती सम्मान, ज्ञान सम्मान, ये रेगुलर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं, ठीक है। गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको मिला है? उड़िया पोइट है प्रतिभा सतपथी। जाफना, जाफना श्रीलंका में है, कहां पे है? श्रीलंका। ये सारी जो मैंने प्लेसेस लिखी हैं, इन सब के रीनेम हो चुके हैं, ठीक है। जाफना में ज्यादातर तमिल इंडियंस रहते हैं। कौन रहते हैं? तमिल इंडियन। ऐसे तो श्रीलंका में जो रिलीजन बेस्ड है, श्रीलंका में सिंहलाज है, ठीक है। इंडिया में जैसे सेकुलर टर्म जोड़ दी गई थी आफ्टर इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने ये सेकुलर टर्म इंदिरा गांधी ने लाई है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने इस टर्म को बिल्कुल भी नहीं राइट दिए थे कि भारत में जोड़ा जाए। जब हमारे देश की पार्टीशन रिलीजन बेस पे हुई है तो भारत को सेकुलर उन्होंने नहीं लाया इस टर्म को, बट पाकिस्तान में जो है वो रिलीजियस बेस्ड कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। भारत में ऐसा नहीं हुआ, हिंदू कंट्री भारत नेशन नहीं बना। भारत में तब बना सकते थे हिंदू नेशन, बट बड़े सारे इतिहासकार पढ़ो तो बड़े सारे भारत के साथ धोखे हुए हैं, आज हम सबको वो भुगतने पड़ रहे हैं, ठीक है। और अब देखो इसी तरह श्रीलंका में जो मेजोरिटी है वो सिंहलाज की है, ठीक है। लास्ट सेकेंड नंबर पे इंडियन तमिल आते हैं, श्रीलंकन तमिल आते हैं, थर्ड पे जो आते हैं इंडियन तमिल आते हैं, ठीक है। कभी जब ब्रिटिशर्स से पहले, जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं थे, पांड्यास, चोलास, राष्ट्रकूटा ये रूल करते थे, कहाँ पे? सिलोन्स में। श्रीलंका को सिलोन्स कहा जाता था। ये सारे लोग रूल्स करते थे इस एरिया में। जब ब्रिटिशर्स आए या ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो भी आया, धीरे धीरे करके ये भारत से अलग करते, इनको सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मैंने बनाया भी मैप, नहीं तो मेरा मैप बड़ा अच्छा है, ठीक है। इन सबको भारत की नेबरिंग कंट्री और भारत में जितने भी देश आते हैं इन सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये भी भारत का पार्ट है, ये जो, ठीक है, ये भी भारत का ही पार्ट था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यहाँ तोड़ा भारत को, फिर यहाँ तोड़ा भारत को, यहाँ तोड़ा, फिर ये भी टूट गया, ठीक है। भारत के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम साउथ एशिया के नाम से जानते हैं। अब देखो भारत के वेस्ट में
जो कंट्रीज लाई करती है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है JKPSI में, क्योंकि ये बॉर्डर्स में है, JNK का है, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भारत के JNK के बॉर्डर वेस्ट में कौन से 2 देश लाई करते हैं। इसके साथ इंडिया सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, जिन्होंने पार्टीशन की ना, बड़े सोच समझ के बाद की पार्टीशन भी बड़े प्लानिंग के साथ की गई है। हाँ ठीक है, अगर हमने सेंट्रल एशिया जाना था, यहाँ से हम 2 मिनट में 2 मिनट का मतलब है कि यहाँ से हम विदाउट एनी एक्सपेंसिव सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर सकते थे, बट भारत को सेंट्रल एशिया आने के लिए पूरा यूरोप घूम के फिर सेंट्रल एशिया आना पड़ता है, और उन्होंने यहाँ से भारत को कट कर दिया, यहाँ पे हमें पाकिस्तान दे दिया, यहाँ पे अफगानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन के साथ, और यहाँ पे काराकोरम रेंजेस में हमें दे दिया पाकिस्तान। काराकोरम रेंजेस के नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है K2, कौन सी है? K2, गुडविन ऑस्टिन। आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भारत की अगर सबसे बड़ी चोटी पूछे तो गुडविन ऑस्टिन है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, पूछे कि सबसे बड़ी हिमालयन चोटी भारत की कौन सी है, बच्चे K2 लिखा था, भाई K2 नहीं है, ठीक है, हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। काराकोरम रेंजेस जो है वो हिमालय में नहीं आता है, और जो हिमालयाज है वो वहां यहाँ पे सिक्किम जो है भारत की सबसे बड़ी हिमालयन चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे K2 आती है, ठीक, नंदा देवी, ठीक है। फर्स्ट पे माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागर मत्था कहते हैं, ठीक है, ओरिजिनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इज सागर मत्था। और अब दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर हिमालय सबसे बड़ी चोटी पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो आप कंचनजुंगा लिखोगे जो सिक्किम में है। अगर भारत की सबसे बड़ी चोटी पूछी जाए, कोई भी मेंशन नहीं हो माउंटेन, तो आप K2 या गुडविन ऑस्टिन लिखोगे। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, और बड़ी बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन ही K2 ही लिखाते हैं, K2 नहीं है इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह भारत के चाइना जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता, साउथ एशियन देश नहीं कहलाता, चाइना साउथ एशियन देश नहीं कहलाता, चाइना ईस्ट एशियन देश कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत के नॉर्थ में चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, म्यांमार इस तरफ आएगा, ठीक है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है साउथ में, और फिर आ जाएंगे ये साउथ वेस्ट में मालदीव्स, ये भारत की नेबरिंग कंट्री भी है, 2 आइलैंड नेशन है, ठीक है। ये इंडियन, यहाँ पे इंडियन ओशन भी मिलता है, यहाँ पे अरेबियन सी भी मिलता है, और बे ऑफ बंगाल भी मिलता है यहाँ पे कन्याकुमारी के पास, ठीक है। भारत का जो लास्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की इंडियन यूनियन का लास्ट पॉइंट जो है वो इंडिया का, भारत का लास्ट इंडिया का पॉइंट कन्याकुमारी है, और भारत की इंडियन यूनियन का जो लास्ट पॉइंट है वो अब सबमर्ज हो चुका है, इंदिरा पॉइंट। दोनों अंतर है, ठीक है। भारत का लास्ट पॉइंट, इंडियन यूनियन का लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। 2004 जो सुनामी हुई थी उसमें सबमर्ज, कभी कभी क्वेश्चन आता है सुनामी का मतलब हार्बर होता है, क्या होता है? हार्बर। ये जापानी वर्ड है, जापान ने सबसे पहले इस वर्ड को ढूंढा था, ये भी याद रखिएगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश है। हम इसकी बात करें, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ओल्डेस्ट स्ट्रेट जो है वो कौन सा स्ट्रेट है? पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट, जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? राम सेतु। ये गल्फ ऑफ मेनार के पास है, गल्फ ऑफ मेनार, ये भी याद रखिएगा। और इसको भारत का टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं। श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले ऐसा था कि भारत, ठीक है, इक्वेटर है,
हम किसी जमाने में किसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में लाए करते थे। ये अफ्रीका, मेडागास्कर, ठीक है, श्रीलंका, ये सारा भारत के साथ चलता था। ठीक है, जैसे जैसे प्लेयर्स ऊपर आती गई, भारत ऊपर आता गया। श्रीलंका यहाँ रुक गया, मेडागास्कर यहाँ हो गया, अफ्रीका यहाँ चला गया, और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट भी आई, बाद में खिसक के नीचे चलेगी। और आज भी बोलते हैं कि ये प्लेट खिसक रही है। भारत के न्यू जो ज्योग्राफी डिस्कवरी हुई है, भारत की प्लेटें खिसक रही है, और ये हो सकता है ये अफ्रीका प्लेट जुड़ जाए, या यहाँ से कोई एक प्लेट टूट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हिमालय, जिसकी वजह से हर रोज 1-4 पॉइंट कुछ जितने भी है ऊपर चलता जा रहा है। और हो सकता है ये यूरोप पीछे रह जाए, हिमालय और ऊंचा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या हिमालय तो ऊंचा और ऊंचा हो जाएगा। यस मैम। यार तू और ऋत्विक सही जगह बैठे हो, वो जगह ही नहीं अच्छी है। मैम बहुत अच्छी मैम यहाँ। हमारे ना पहले इंस्टीट्यूट में ना उस वाले में बड़ा मजा आना, वहाँ एक जगह होती थी डेस्क लास्ट में, जो उस डेस्क में बैठता था वो पागल हो जाता था। तो उसको कोई भूत शुद्ध पड़ता था। मैम बोलते हैं भूत का साया अच्छा होता है। हाँ, तभी तुम अभी मैं बोलूं तो मैं ऐसे विचित्र रानी तो मैम इंसान से अच्छा ही होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे श्रीलंका, और मैं 2 चीजें करवाऊंगी। ठीक है, ये थिरुवल्लुवर, ठीक है, ये ये वेलूर नाम है इनका, थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर नाम रखा गया। वेलूर जो थे वो तमिल पोएट थे। ठीक है, हमने 7th क्लास की एसएसटी में पढ़ा होगा ये टॉपिक। ठीक है, संगम लिटरेचर के बारे में, इलागू के बारे में, वेलोर के बारे में, ये 7th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार का नया नाम है, अहिल्यानगर अहमदनगर का नया नाम है, कैलिकट कोझिकोड को कहते हैं। कोझिकोड जो है वास्को डी गामा सबसे पहले कोझिकोड पहुंचा था, जिसको आज हम कैलिकट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं करंट अफेयर के एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो भाई, रीनेम्स जो इस साल रीनेम हुए हैं। ठीक है, 2024 में आयुष भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका नाम क्या हो चुका है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। A star named after Indian personality, एक स्टार का नाम इंटरनेशनल स्पेस ने रजिस्टर किया है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन को अक्षरधाम ट्रेन कहा गया है। ठीक है, पहले संपर्क क्रांति जो अहमदाबाद में चलती है, अब उसको अक्षरधाम। दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल जो है वो अक्षरधाम है, यूएसए में बना है। कहाँ पे बना है? यूएसए में बना है। एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये हमेशा कभी भी किसी भी कहीं भी एग्जाम में 10 साल बाद भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है, 20 साल के बाद भी आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं होंगी, मैं तुम्हारे बच्चों को भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या पता तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस होगी हो। ठीक है, एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है, इसका नाम टोक्यो ओलंपिक की कैप्टन जो रह चुकी हैं रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। रानी रामपाल ये पहली भारत की फीमेल है प्लेयर जिसके नाम पे एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया, रानी रामपाल स्टेडियम, एमसीएफ रायबरेली स्टेडियम। ये उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर, शी वॉज बोर्न देयर, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इनको क्वीन ऑफ मालवा भी होलकर कहा जाता है, एमपी से बिलोंग करती है। और महेश्वरी सिलक जो है आपके जेकेपीएसआई में क्राफ्ट का एक क्वेश्चन रहेगा, हर हाल में रहेगा, मुश्किल रहेगा। ठीक है, क्राफ्ट ठीक करेगा। महेश्वरी सिलक जो है अहिल्याबाई होलकर ने इंट्रोड्यूस की थी।
अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में है। बॉर्न हुई थी महाराष्ट्र में, रानी बनी ये एमपी की, ठीक है। ये होलकर क्लैन से आती है, मराठा, होलकर, सिंधिया और पेशवास और कौन है, भोसले। ये 5 क्लैन्स हैं, इनमें से एक क्लैन होलकर भी है, ठीक है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, केरला का न्यू नाम केरलम, श्रीलंका श्रीनगर को वर्ल्ड, ये अभी आपके क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेबल के एग्जाम में, वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। और दरबार वेरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है, अशोका हॉल है, उनका नाम गणतंत्र मंडप एज वेल एज अशोका मंडप रखा गया है। ये दोनों ही याद रखने हैं। ये सारे करंट अफेयर के मैंने जो पिछले 6 मंथ में जो करंट अफेयर चेंज हुए हैं ये उसके। और कोई है पुराने देख लो, ये पुराने हैं, ये भी देख लो कभी। काकोरी कॉन्स्पायरेसी को, काकोरी ट्रेन एक्शन गोरखपुर में हुई थी, काकोरी कॉन्स्पायरेसी और काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ट्रेन 18 वंदे भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बदलाव, पॉइंट 5140 करगिल में, गन हिल, नया घाट चौराहा ये अयोध्या में है, लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाता है। एक को देख लो, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम, मणिपुर सैनिक स्कूल, बिपिन रावत स्कूल, हाँ। पतल पानी रेलवे स्टेशन, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सीजी देशमुख, अयोध्या एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, दिल्ली नेहरू म्यूजियम, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, रोहतांग टनल, अटल टनल, लड़कों को तो ये अच्छे लगते है ना, सिप्ती में याद आते हैं, ठीक है। और क्या, हिसार एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, यहाँ देखो ना बाद में बात करें, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मिड डे मील, प्राइम मिनिस्टर पोषण राशन, और ये जो प्राइम मिनिस्टर पोषण जो है ये पूरे एक महीना चलती है सितंबर में, इसको वुमेन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है पूरे 1 मंथ। ये उनके लिए है जो वल्नरेबल है, जिनको सोसाइटी में नरिशमेंट, खाने, प्रेग्नेंट वुमेन्स को खाना प्रॉपर नहीं मिलता, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इनको अब रहने दो, ठीक है। ये किसी दिन जब रीनेमिंग करवाऊंगी तब उसमें कराऊंगी, करंट अफेयर पे वापस आते हैं। अब देखो, इंडिया हाई कमिश्नर जो है श्रीलंका में संतोष झा है, और श्रीलंकन मिनिस्टर जो है बुद्धा शासन, ठीक है। इन्होंने ये नाम चेंज करने की जो अनुमति दी, ठीक है। जाफना वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एलटीटी का गढ़ भी कभी माना जाता था जाफना, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर दिया गया है थिरुवल्लुवर जो थे ग्रेट तमिल पोएट एंड फिलोसोफर रह चुके हैं। जाफना के बारे में देखिए, नॉर्थ प्रोविंस ऑफ श्रीलंका है, कभी के तमिल किंगडम की कैपिटल भी हुआ करती थी। जाफना जो है ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स इन्वेडर्स जब भारत में आए, कौन कौन से इन्वेडर जो थे जिन्होंने रूल किया जाफना पे, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच एंड लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ऑल ऑक्युपाइड एट डिफरेंट टाइम। हिस्ट्री, जाफना वाज ए पार्ट ऑफ वेरियस किंगडम, पांड्यास, चोला, पालवा किंग, राजाराता किंगडम, ठीक है। यहाँ पे सारे हिंदू राजा जो थे रूल करते थे। ये हो गया। औरंगाबाद रिसेंटली जो चेंज हुए हैं, संभाजी, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के नाम पे है, ठीक है। संभाजी शिवाजी के बेटे नहीं थे, अच्छा। ओस्मानाबाद
धराशिव, केरला पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम, अहमदनगर, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लार्जेस्ट मोबाइल ग्लोबल एक्सपोनेंट है, ठीक है, दुनिया का ये लार्जेस्ट मोबाइल ये दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल ग्लोबल एक्सपोनेंट था। देखो इसको कोऑर्डिनेट किया है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन से थे? देखिए इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, लार्जेस्ट मोबाइलिटी एक्सपोनेंट इन द कंट्री एट, ये इसका इनॉग्रेशन जो रहा, वेन्यू इसका भारत मंडपम। भारत मंडपम याद रखिएगा, जब भारत ने G20 का पहला 2023 में भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भारत मंडपम में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत मंडपम। भारत मंडपम के बाहर नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू लगाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक नाम, ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या रखा गया है? यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। जो अब ओल्ड जो पार्लियामेंट था, ल्यूटिन्स पार्लियामेंट भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बनवाया था, एडवर्ड ल्यूटिन, और अब उसका नाम क्या रखा गया है? मुझे नहीं आता भाई, चलो आगे। इंडिया ने रिपब्लिक डे परेड में ये न्यू प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबिanto, ठीक है, ये जो है इनको बुलाया गया है। लास्ट ईयर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन आए थे, उससे पहले इजिप्ट के, आज भी इजिप्ट के यही प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, LCC, ज़ैड बोल्सोनारो ये भी आ चुके हैं, ठीक है। जो सबसे पहले चीफ गेस्ट बन के आए थे रिपब्लिक डे परेड में, वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे, आज भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट बुलाए गए हैं, ठीक है। उनका नाम था स्कर्नो जो थे, और JL नेहरू, और मुझे 3 लोगों के 4 लोगों के नाम बताओ। नाम ऑर्गेनाइजेशन है, कोरियन वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उसका नाम था नाम, ठीक है। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू थे और इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट भी थे। अब आप बाकी लोग बताओगे इसके कौन से फाउंडर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नाम इसलिए बनाया गया था ताकि एशिया अपना सॉवरन रहे, कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं करे, ठीक है, ये भी याद। इंडोनेशिया जो है G20, अब देखो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ लाई सकता है, पहले इंडोनेशिया देख लेते हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे लाई करता है, मैप में देखो, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इन दोनों के बीच क्या है? इंडोनेशिया, और इसी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट जो है मलक्का है, और यही मलक्का स्ट्रेट जो है इंडिया और इंडोनेशिया को ज्वाइन करता है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसने भारत के इस एरिया को जो है, जो भारत का ये एरिया था, सबमर्ज कर दिया गया था, इंडोनेशिया से आई थी, यहाँ पे डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पैसिफिक एशियन और इंडियन ओशन को इंडोनेशिया को जोड़ने वाले कौन से 2 ओशन है? पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो लाई करता है, जोड़ता है इंडिया और इंडोनेशिया को। और पनामा कैनाल, कल से आपने न्यूज सुनी होगी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA। हाँ, 3 बातें, WHO से विड्रॉ किया मेंबरशिप, ये जो है, जब जो बाइडेन से पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प की जो पहली वाली रहा, उसमें याद रखिएगा यूनेस्को से भी विड्रॉल किया था, किसे? यूनेस्को से भी विड्रॉल किया था मेंबरशिप। इसके साथ आपको बताना है
और एक और देश था जिसके लिए बायस्ड कहा गया था, इजराइल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन और ह्यूमन राइट UNHRC से भी विड्रॉल किया था। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। ह्यूमन राइट वॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन से देश में होते हैं आपको पता है? 2 देशों में होते हैं, एक है इजराइल, दूसरा है इंडिया, ठीक है। बट नहीं होते हैं यहाँ पे। सबसे तो चाइना में ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है। जो मुस्लिम वहां पे जो मुस्लिम कौन से मुस्लिम रहते हैं उनके साथ, उनकी गीता भी अकॉर्डिंग टू चाइना है। उनकी गीता भी, उनकी कुरान जो है वो भी अकॉर्डिंग टू चाइना है। उन्होंने वो वहां पे बियर्ड भी नहीं रख सकते, बुर्खा भी नहीं पहन सकते। वहां पे जो लॉज है, लेबर लॉज हैं, वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल लॉज के साथ मैच नहीं करते हैं। और चाइना में आज जो है ओल्डेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, यंगेस्ट जो है सबसे कम रह चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है कि अब कश्मीर था, यहाँ पे हर रोज ह्यूमन राइट वायलेशन होती थी, ठीक है ना। अब नहीं हो रही है, ठीक। सिर्फ इंडिया में और इजराइल में सबसे ज्यादा, एक ही दुनिया में जूइश कंट्री है, एक ही दुनिया में हिंदू सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। नेपाल जो था, नेपाल भी सेक्युलर बन गया। नेपाल के जो नया प्राइम मिनिस्टर आया था उसने क्या किया कि लॉ पास कर लिया, सेक्युलर लाया। अब लोग वहां पे चिल्ला रहे हैं कि इस टर्म को बाहर निकल जाए, नेपाल को फिर से हिंदू राज्य घोषित किया जाए, ठीक है। नेपाल नहीं, ये भी याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पनामा कैनाल जो है USA और ये किसको जोड़ता है? पनामा कैनाल यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो स्टेट जोड़ता है उसको पनामा कैनाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तीसरी बात की WHO की, और इससे पहले मेक्सिको की बात की। मेक्सिको जो है इसने पहले भी मेक्सिको में वॉल खड़े करने की बात की थी। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही वो जो विड्रॉल कर लिया गया था, और आज आते ही मेक्सिको में एक अच्छी बात है, बड़े सारे लोग इंडिया से, वर्ल्ड से उस जंकी रूट से जाते हैं और पकड़े जाते हैं, फिर जेल में रहते हैं 25-25 साल, 20-20 साल, पूरी लाइफ तो वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये मेक्सिको वॉल को भी इसने क्या किया है, वॉल बनाने की बात की है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इसके साथ उसने देश में इंप्लीमेंट की है। ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अब देखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल जो जकार्ता है ना, वहां पे पानी बढ़ता जा रहा है, ओशन वाटर बढ़ता जा, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है कि कभी इंडोनेशिया की कैपिटल नूर संतरा तो उसकी थी, कभी बोर्नियो, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की थी, नूर संतारा, चल इसको छोड़ दे। ये कभी बोर्नियो हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन आइलैंड ग्रीनलैंड है, उसी तरह एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और यहाँ पे कभी वो अपनी कैपिटल चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जकार्ता इसकी कैपिटल है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, और इंडोनेशिया में जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसके इंडोनेशिया में गणेश फेस्टिवल आज भी मनाया जाता है, कि उनका मानना है भगवान गणेश उनकी रक्षा करते हैं। वहां पे टेम्पल है, वॉल्केनो यहाँ पे इरप्शन होती है, वहां पे श्री गणेश की मूर्ति है, और वहां पे फेस्टिवल होता है हर साल कि गणेश जी इन सब लोगों को वॉल्केनो से बचाते हैं। इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के बाहर अर्जुन और श्री कृष्ण की घोड़े वाली पोर्ट्रेट है, स्टैचू बनाया गया है। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया ही है। बाहर यहाँ पे देखो, एक चीज बताती हूँ, इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्री है सबकी, ये क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इन सब की जो करेंसी थी वो रुपीस थी, रुपया था। बट इंडोनेशिया ने संस्कृत वर्ड अपना रुपया नहीं छोड़ा, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान की रुपीस है, श्रीलंका की रुपीस है, मालदीव की रुपीस है, मालदीवियन रुपीस, बांग्लादेश की डाका है, नेपाल की रुपीस है, ठीक है। 7 कंट्रीज हैं जिनकी क्या करेंसी है, रुपीस। और सेचल जो आइलैंड है
उसकी भी क्या है, रुपीस है। इंडोनेशिया देखिए, पीछे जा रही हूँ आगे, अब आ गया। इंडोनेशिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंबर है, ठीक है। रिसेंटली इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बना है। पहले ब्रिक्स में जो देश आते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका आते थे। अब 5 जो कंट्रीज ब्रिक्स की मेंबर बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया। ये भी, इसका भी मेंबर कौन बन गया, इंडोनेशिया इसका मेंबर बन चुका है। फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे इंडोनेशिया फाउंडिंग में एशियान जो है, इंडिया के यहाँ पे 2 पॉइंट्स और समझ लीजिए, ये सारे एशियान देश हैं, ठीक है। 10 एशियान देश हैं जो रिसेंटली जिसको मान्यता दी गई है, तिमोर लेस्टे है, ठीक है, तिमोर लेस्टे है। और ये जो 10 देश है ये एशियान कहलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशिया इसका मतलब साउथ ईस्ट में लाई करता है, एशिया के साउथ ईस्ट में लाई करता है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि इंडोनेशिया जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। जब एशियान देश बनाएंगे, पहले 5 देश मुझे बताओगे, पहले 5 देश कौन से थे जिन्होंने एशियान ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता, आप लोग का तो चलो ठीक है। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। नाम अब आगे आप बताओगे। रीजनल ग्रुप, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एशियान अपेक ईस्ट एशिया समिट, मेंबर G20 और ब्रिक्स, ठीक है। कल मैं आपको G20 का ट्रिक भी करवाऊंगी, इजी टू लर्न है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये रिसेंटली ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कॉर्पोरेशन। सुषमा स्वराज भारत की पहली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी जिसको OIC ने इनवाइट किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नॉन इस्लामिक लोगों को नहीं, बड़ा कम बुलाया जाता है। बट सुषमा स्वराज was the first foreign external affairs minister to participate in। नेक्स्ट देखो, ज़ेडमोर टनल आप सबको पता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली सोनामर्ग में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इस टनल का नाम क्या है, ज़ेडमोर टनल। सोनामर्ग आप सब जानते हो, इसको गोल्डन मीडोज के नाम से जाना जाता है। इसके रास्ते में गंदरबल आता है और कौन सा टेंपल आता है जिसका पानी चेंज हो जाता है, खीर भवानी। कौन सा, खीर भवानी। ये सोनामर्ग जो है बालटाल के पास, पहले सोनामर्ग आता है, फिर बालटाल आता है, फिर ऊपर द्रास करगिल शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले सोनामर्ग आता है, फिर बालटाल, बाद में बहस करेंगे, ठीक है। मैं गई हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं भी गई हूँ, ठीक है। चलो 2 बंदे गए तो सो के गया, अब देखो यहाँ पे ये रेलवे इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल कौन सी है, पीर पंचाल रेलवे टनल। इसको आजकल हम बनिहाल टनल के नाम से जानते हैं। ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल है जिसकी लेंथ किलोमीटर 1.21 किलोमीटर है। काजीकुंड और बनिहाल के पास से आती है, इसको बारामूला रेल रूट के नाम से जाना जाता है। जोजिला टनल दुनिया की एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। नहीं है, आ रही हूँ ना बेटा, मैं आ रही हूँ, मुझे पता तुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलोगे। आ रही हूँ, देख इधर, रुक जाना। 14.5 किलोमीटर लॉन्ग है, बाई डायरेक्शनल टनल है ये, ठीक है। मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बनाया है।
ये अभी कंप्लीट होगी 2030 में। ये हम पिछले साल 1000 क्वेश्चन याद कर चुके हैं, ठीक है। ये एक और टनल आ रही हूँ, देखो मैं सारे लेके आई, ठीक है, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अटल टनल दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल, ठीक है, जिसको पहले रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, मनाली टू लौल एंड सिप्पी वैली। और दुनिया के सबसे बड़े पास में हम इसी से जाते हैं, उमलिंगा पास, ये भी याद रखिएगा। आ गए भाई। JNK चन्नैनी नेशनल टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के फाउंडर थे, जिसको बीजेपी कहते हैं। लॉन्गेस्ट रोड टनल विद द लेंथ, ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ठीक है। फिर आता है सैला टनल, ये भी अभी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये इसको चाइना ने इस पे बड़ी सारी कंट्रोवर्सी रही जब भी। सैला टनल अरुणाचल प्रदेश में है, ये हाईएस्ट टनल है, ठीक है, सी लेवल से, और ये चाइना के पास अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ये ट्विन लेन टनल है, कौन सी है, ट्विन लेन टनल, ठीक है। चन्नैनी नेशनल टनल एक ही रूट है, ठीक है, ये बट ये ट्विन लेन टनल है। ये सारी टनल याद रखे हैं, क्योंकि जब मैंने बनाया था मुझे भी वही पता था, फिर मैंने सारे टनल्स को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।